बहुत अरमानों के साथ मंगतराम अपनी इकलौती बेटी जया को शहर में पढ़ा लिखा रहा था ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उसे अच्छी नौकरी मिल सके। गांव का क्रूर जमींदार माखन सिंह ये बात अच्छे से जानता था कि मंगतराम को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर भेजना है, इसलिए उसने मंगतराम को उस समय खुद ही पढ़ाई के लिए कर्ज दे दिया। इसमें भी उसकी चाल थी। वो चाहता था कि कर्ज लेने के बदले मंगतराम उसके घर में नौकर बनकर रहे और उसके घर के सारे काम करे। मंगतराम ने उस समय तो कर्जा ले लिया, पर मंगतराम कर्ज लेने के बाद बहुत दुखी हो गया क्योंकि माखन सिंह मंगतराम पर बहुत अत्याचार करता था। अरे ये क्या कर रहा है? पैर थोड़े कसकर दबा। हट, तेरे तो बूढ़े हाथों में लगता है अब जान ही नहीं रह गई। जमींदार माखन सिंह मंगतराम को जोर की लात मारता है और बेचारा मंगतराम दरवाजे के पास जाकर गिरता है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। ऐसा अक्सर ही होता था। मंगतराम माखन सिंह के जुल्मों से तंग आ गया था। मंगतराम अपनी बेटी को कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताता था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी बेटी को अपना दुख बताया तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी और वापस गांव लौट आएगी। हे दुर्गा माँ, ये कैसे लोग हैं जिनमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है। इतनी जोर की कौन धक्का देता है? बताओ तो कितनी चोट आ गई है माथे पर। चलो मैं वैद्य जी से पट्टी बंधवा देती हूँ। नहीं नहीं बिमला, मैं ठीक हूँ। जरा सा हल्दी तेल गरम करके लगा दे, घाव ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम चलो, बिना पट्टी करवाए ठीक नहीं रहेगा। मंगतराम की चोट गहरी थी। उसे चोट की वजह से बुखार हो जाता है और वो अगले दिन काम पर नहीं जा पाता। इस वजह से माखन सिंह गुस्से में आ जाता है। क्या कहा? मंगत काम पर नहीं आएगा? क्यों, उसे क्या हुआ है? आज इतना सारा काम करना है? अनाज साफ करने के लिए पड़ा हुआ है। जब साफ होगा तभी तो शहर बिकने के लिए जाएगा। उसे बोलो काम पर आए। ये बुखार का बहाना नहीं चलेगा। जी मालिक, मैं बोल कर आता हूँ। नौकर मंगतराम के घर जाता है, पर मंगतराम की हालत ठीक नहीं थी। ठीक है दीनू, मालिक को बोल दो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुम भला कैसे चले जाओगे? इतना सारा काम बुखार में कैसे कर पाओगे? 2-3 दिन की छुट्टी मांग लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, तब चले जाना। नहीं नहीं, तुम मालिक के गुस्से को जानती नहीं हो। वो मुझे छुट्टी नहीं देंगे। मुझे जाना होगा। चिंता मत कर, माँ दुर्गा मेरे साथ है, वो मुझे हिम्मत देंगी। मंगतराम की हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो काम पर जाने के लिए जैसे ही तैयार होता है, अचानक उसकी बेटी जया आ जाती है। जया को देखकर मंगतराम और बिमला बहुत खुश होते हैं। जया, तू तो अगले महीने आने वाली थी बेटी, तू अचानक कैसे आ गई? तेरी पढ़ाई तो अगले महीने पूरी होने वाली थी। माँ बापू, वो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। मैंने सोचा बहुत समय से आपसे मिलना नहीं हुआ, इसलिए परीक्षा शुरू होने से पहले मैं आप दोनों से मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया बिटिया, तू माँ के पास बैठ। मैं काम पर जा रहा हूँ। मालिक ने बुलाया है, फिर मैं रात को आराम से तेरे साथ बैठकर बातें करूँगा। अच्छा बापू, आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी? और आपको तो बहुत तेज बुखार भी है, फिर आप काम पर क्यों जा रहे हो? अब बेटी से कुछ मत छिपाओ। उस जालिम माखन सिंह के बारे में अपनी बेटी को बता ही दो। आखिर कब तक हम अपनी बेटी से झूठ बोलते रहेंगे? मैं कुछ समझी नहीं माँ। मंगतराम रो पड़ता है और अपनी बेटी को सारी बात बताता है। मंगतराम की बात सुनकर जया गुस्से में आ जाती है। बापू, आज आप काम पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ माखन सिंह कितना क्रूर आदमी है। नहीं नहीं बिटिया, मैं तुझे वहाँ नहीं ले जाऊंगा। तू माँ के पास बैठ, मैं बस काम खत्म करके आता हूँ। मंगतराम जया को साथ जाने के लिए मना कर देता है, पर जया ठान चुकी थी कि वो माखन सिंह को सबक सिखाकर ही रहेगी। इधर मंगतराम जब काम पर पहुंचा तो माखन सिंह ने फिर उस पर अत्याचार शुरू कर दिए। मंगतराम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे अनाज साफ कर रहा था। कर्ज लेते समय तो तेरे हाथ नहीं कांपे हैं? अब काम करते समय तेरे हाथ रोजाना कांपने लगे हैं। मैं तुझे अभी बताता हूँ। माखन सिंह जैसे ही मंगतराम को मारने के लिए हाथ उठाता है, उसी समय जया आ जाती है। जया पुलिस को भी साथ में लाई थी। माखन सिंह, तूने मेरे बापू पर बहुत जुल्म कर लिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बापू पर इतने अत्याचार करेगा? इंस्पेक्टर साहब, इस माखन सिंह को गिरफ्तार कर लो। ये मेरे बापू जैसे बहुत से गरीबों की जमीन हड़प कर उन्हें कर्ज देता है और उसके बाद उनसे बेईमानी करता है। मेरे बापू कब का कर्ज उतार चुके हैं, पर ये हिसाब में गड़बड़ कर देता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू ने जो कर्जा लिया था उसके बदले ये मेरे बापू से कितना काम करवा चुका है। ऐसे और भी मजदूर और नौकर हैं जिन पर ये अत्याचार करता है। इंस्पेक्टर साहब, जया बिटिया की हिम्मत देखकर आज हम सबको भी हिम्मत आ गई है। जया बिटिया ठीक कह रही है,
माखन सिंह ने हम पर बहुत जुल्म किए हुए हैं। ये हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करता है। अरे गिरफ्तार कर लो इस माखन सिंह को। हम सारी पूछताछ पुलिस स्टेशन में ही करेंगे। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। माखन सिंह को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जया के पिता और बाकी सब नौकरों को भी इंसाफ मिल जाता है और वो सब माखन सिंह के जुल्मों से आजाद हो जाते हैं। माखन सिंह को सभी मजदूर और नौकरों पर बेवजह अत्याचार करने के जुल्म में सजा हो जाती है। हम कितने खुश नसीब हैं बिमला, जो हमें जया जैसी बेटी मिली। सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। आज उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। जया बिटिया, जब परीक्षा पूरी हो जाए तो लौट आना। बेटी, तेरे बिना ये घर सूना रहता है। माँ जल्दी लौट आऊंगी। अपना और बापू का ख्याल रखना। जया शहर वापस लौट जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे जया, क्या हुआ बेटी? तू कुछ भूल गई थी क्या, या बस छूट गई? मैं कुछ समझी नहीं माँ, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये तू क्या कह रही है जया? तू तो पिछले 2 दिन से हमारे साथ थी। बिटिया, तूने ही तो माखन सिंह को सजा दिलवाई है। जया चौंक जाती है। मंगतराम और बिमला उसे सारी बात बताते हैं, पर ये सच था। जया की जगह माँ दुर्गा स्वयं मंगतराम और बिमला की बेटी बनकर आई थी। मंगतराम और बिमला समझ जाते हैं कि माँ दुर्गा ने ही उनकी मदद करने के लिए उनकी बेटी का रूप लिया और उन्हें माखन सिंह के जुल्मों से आजाद कर दिया। जया भी माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। माँ दुर्गा के इस चमत्कार को देखकर मंगतराम, बिमला और जया